नमस्ते। इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। मॉर्निंग बुलेटिन में आज हम बात करेंगे कई ऐसे खबरें, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे चीन की हो, चाहे अमेरिका की हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या से रिलेटेड किसने रची थी साजिश, इस पर भी हम बहस करेंगे, इस पर भी हम आपको स्टोरी दिखाएंगे। उसके साथ ही साथ 23 लड़कों ने एक लड़की के साथ मिलकर के किस तरीके से हैवानियत की, ये भी दिखाएंगे। लखनऊ के मौसम के बारे में भी बताएंगे। और रही बात लव जिहाद को लेकर के एक जो नया फैसला आया है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। और बीएसपी में एक ताज़ा हलचल मचा है। आकाश आनंद ने माफ़ी मांगी है और किसके कहने पे मांगी, और आगे की आकाश आनंद की रणनीति क्या होगी, ये भी हम बताएंगे। फिर अगर बात करें ईरान की, तो ईरान में 5 पाकिस्तानी नागरिकों की जो हत्या हुई है, उसको लेकर के भी हलचल मचा हुआ है। रही बात छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में एक अंबिकापुर जगह है। अंबिकापुर में एक प्रेमिका मिल कर के पति के साथ क्या हश्र करते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। रही बात डिप्टी जेलर उमेश सिंह, वो अभी क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर कौन सी जांच चल रही है और उनका क्या अभी जांच को लेकर के अपडेट है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और रहिए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं एक एक रिपोर्ट। बात करें ईरान की, ईरान में एक ऐसा मामला सामने आया जिसको लेकर के पाकिस्तान परेशान है। स्थानीय नागरिकों की अगर माने तो वहाँ से एक खबर आती है पाकिस्तान के लिए कि वहाँ पर 5 ऐसे पाकिस्तानियों की हत्या होती है, जिसको लेकर के पाकिस्तान क्यों परेशान है, वो कौन है जिसकी हत्या पे इतना पाकिस्तान को दर्द होता है और वो क्या निर्णय लेता है, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएलए का पाकिस्तान पर कहर, देश के बाहर भी पाकिस्तानियों पर हमला, ईरान में 8 पाकिस्तानी श्रमिकों की हत्या, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान पर कहर जारी है। लेकिन खास बात यह है कि अब पीएलए पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तानियों पर हमले कर रही है। ताजा मामले में ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में बलूच उग्रवादियों ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 8 श्रमिकों की हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पहले उग्रवादियों ने इन श्रमिकों के हाथ पैरों को रस्सी से बांध दिया, उसके बाद इन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इससे इन श्रमिकों की मौत हो गई। हत्या की घटना के बाद हमलावर फरार हो गए। ईरानी अधिकारी घटना की जांच की बात कह रहे हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन की खबर के अनुसार घटना शनिवार को महरिस्तान जिले के एक गांव में हुई। ईरानी अधिकारियों ने हत्या की पुष्टि की। ईरानी अधिकारियों ने पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या की पुष्टि करते हुए कहा कि वे दक्षिणी पंजाब के बहावलपुर के रहने वाले थे और कार मरम्मत की दुकान में काम करते थे। ईरानी अधिकारियों के अनुसार सभी श्रमिक जिस दुकान में काम करते थे वे वहीं रहते भी थे। पाकिस्तान में प्रतिबंधित बलूचिस्तान नेशनल आर्मी के प्रवक्ता ने मीडिया में एक बयान जारी कर 8 पाकिस्तानियों की हत्या की जिम्मेदारी ली है। बलूच पाकिस्तान और ईरान के कुछ इलाकों में फैले हुए हैं। ये सभी पाकिस्तान पर भेदभाव, शोषण का आरोप लगाकर बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ईरान में पाकिस्तानियों पर हमले की दूसरी घटना, ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों पर हमले की ये दूसरी घटना है। पिछले साल जनवरी में हथियारबंद लोगों ने सरवन शहर में 9 पाकिस्तानियों की हत्या कर दी थी। ये भी ईरान में मोटर मैकेनिक के तौर पर काम करते थे। ईरान और पाकिस्तान के बीच पिछले साल तनाव गहरा गया था। वार पलटवार की वजह से दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था। पिछले साल पहले जनवरी में ईरान ने पाक पर हमला किया था। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान पर मिसाइलें दागी थी। पाकिस्तान ने ईरान के अंदर 2 आतंकवादी समूहों को निशाना बनाया था, एक जैश अल अदल और दूसरा बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ईरान पाकिस्तान विरोधी उग्रवादी समूहों की मदद कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बात होती है नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से पहले मुख्यमंत्री गुजरात में थे। गुजरात मुख्यमंत्री के समय ही
हिंदूवादी जितने नेता थे उतने नेताओं को पाकिस्तान की तरफ से एक रणनीति तैयार की गई थी। वो रणनीति थी सबकी हत्या करने की। 26/11 उसी का एक अंश था। उस अंश की अगर हम बात करें तो उसको लेकर के आज इस बात का हम क्यों जिक्र कर रहे हैं ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से जो तहव्वुर राना है वो आतंकी साजिश जो रचा हुआ था, 26/11 का जो मास्टरमाइंड था, वो मास्टरमाइंड से जब पूछताछ होती है तो उस पूछताछ में कुछ खुलासे करता है, जिसको लेकर कर प्रधानमंत्री की कौन चाहता था हत्या करना और किसके रडार पे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए पूरी रिपोर्ट। जिसने मुंबई को दहलाया, माया नगरी को लहूलुहान किया, देश को सबसे बड़ा जख्म दिया, 17 साल बाद उस आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा के जुर्म का हिसाब हो रहा है। एनआईए उससे मुंबई हमले से जुड़े हर राज उगलवा रही है। 26/11 हमले की साजिश कैसे रची गई, कौन कौन इसमें शामिल था, पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI का क्या रोल था, कब से हमले की प्लानिंग हो रही थी, इस सब का पता लगा रही है। लेकिन राणा से पूछताछ के बीच हमारे सहयोगी अखबार द संडे गार्डियन ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासा है तहव्वुर राणा और लश्कर के निशाने पर नरेंद्र मोदी थे। 2004 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के CM थे तब उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। लश्कर-ए-तैयबा ने इशरत जहां को नरेंद्र मोदी की हत्या की जिम्मेदारी सौंपी थी। सुसाइड अटैक के जरिए नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची गई थी। इस बड़ी साजिश को गुजरात के क्राइम ब्रांच ने विफल कर दिया था। इशरत जहां को एनकाउंटर में मार गिराया था, लेकिन इशरत के एनकाउंटर पर तब कांग्रेस के नेताओं ने जाने कितने ही सवाल खड़े किए थे। मोदी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया था, लेकिन जांच पड़ताल और तमाम सबूत आने के बाद साफ हो गया था इशरत लश्कर की ही आतंकी थी और उसके 3 पुख्ता दस्तावेज भी हैं। एक दस्तावेज NIA द्वारा हेडली से की गई पूछताछ का हिस्सा है। दूसरा एक कानूनी दस्तावेज है जिसे 2010 में अमेरिकी दूतावास में तैनात एक वरिष्ठ सदस्य ने साझा किया था, जिसमें भारतीय एजेंसियों ने सितंबर 2009 में FBI द्वारा हेडली से की गई पूछताछ का हवाला दिया था। तीसरा दस्तावेज इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा फरवरी 2013 में केंद्रीय जांच ब्यूरो को साझा किया गया था। तीनों दस्तावेजों में एक ही बात कही गई थी कि इशरत जहां लश्कर का हिस्सा थी और उसे नरेंद्र मोदी की हत्या का काम सौंपा गया था। डेविड कोलमैन हेडली ने भी पूछताछ के दौरान इस बात को कबूल किया था। लेकिन अब जब आतंकी राणा से पूछताछ हो रही है, तब इशरत जहां के लश्कर के आतंकी होने की बातें डेविड कोलमैन हेडली ने भी कबूल की थी। डेविड हेडली साल 2002 में लश्कर के संपर्क में आया था। लश्कर कमांडर ज़की-उर-रहमान लख्वी ने इशरत जहां को लेकर उससे चर्चा की थी। हेडली को मोदी के मर्डर की साजिश की पूरी जानकारी थी और पूरी संभावना है कि साजिश के हर परत की जानकारी डेविड हेडली के दोस्त आतंकी तहव्वुर राणा को भी होगी। ऐसे में अब जांच एजेंसियां आतंकी राणा से 2004 में मोदी के मर्डर की साजिश से जुड़े सवालों को लेकर भी पूछताछ कर सकती है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि देश में उस वक्त लश्कर के आतंकियों की मदद कौन कर रहा था। लश्कर की आतंकी इशरत जहां का हमदर्द कौन था और कौन मोदी के मर्डर की साजिश में शामिल था। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी साजिश कर रहा था और भारत के खिलाफ भी साजिश कर रहा था। 2004 में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश की थी। तहव्वुर राणा से अब सारी जानकारी हासिल की जाएगी और उसको जिस मुकाम तक पहुंचाना है पहुंचाया जाएगा। अगर तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली ने नरेंद्र मोदी जी को मारने की कोशिश की, तो आज की डेट में तहव्वुर राणा हमारे कब्जे में है और डेविड हेडली को हमारे कब्जे में आना चाहिए। उसको वायदा माफ गवाह क्यों बनाया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, इसका भी प्रश्न उठाया जाना चाहिए। फिलहाल मोदी के मर्डर की साजिश का खुलासा होने पर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ने लगा है।
लेकिन सवाल है कि मोदी के मर्डर की साजिश के पीछे उस वक्त कौन कौन था, कौन लश्कर के आतंकियों की मदद कर रहा था, किसने मोदी के मर्डर की साजिश का ऑर्डर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 7 दिन तक किसी लड़की के साथ 23 लड़के दरिंदगी करते हैं और पुलिस ऐसे मामले में लगातार खुलासा कर रही है और एक एक लड़कों से पूछताछ भी हो रही है। पूछताछ में क्या निकल कर के आ रहा है, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। पत्नी की थी मीठी बोली, पति को दी नींद की गोली। हाथ पैर खाट में बांधा, बेरहमी से गला घोटा। 5 साल की बेटी गवाह, बेवफाई का खुला राज। प्रेमी का ऑर्डर, पति का मर्डर। मेरठ में कातिल मुस्कान की कहानी जग जाहिर होने के बाद शहर शहर से कई कातिल पत्नियों की काली करतूतें सामने आई हैं। कोई काट कर ड्रम में डाल रहा है, कोई अगवा करके हत्या करा रहा है, कोई गोली मरवा रहा है। एक से बढ़कर एक पतियों को खौफनाक मौत मिली है। पिछले कुछ दिनों से लगातार आशिकों के लिए पत्नियों की बेवफाई की डरावनी खबरें आई हैं। इस बार कातिल पत्नी की जो कहानी है वो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है। यहाँ एक महिला का किसी और से अवैध संबंध चल रहा है। ये बात जब पति को पता चली तो उसने उसे ही रास्ते से हटा दिया। बीते शुक्रवार की रात जब पत्नी ने पहले पति को नींद की गोलियां खिलाई, वो सो गया तो 5 साल की बेटी के सामने खाट में उसके हाथ पैर बांध दिए, सिर में पॉलीथीन पहनाया और दुपट्टे से गला घोंट कर हत्या कर दी। सुबह बेटी ने ही मां की पूरी करतूत उजागर कर दी और अपनी कातिल मां को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बांधे रहीस, फिर मुला बांध दहीस, फिर गोड़ला का तो कथन बिस्तर में बांध दहीस। बिस्तर में? हाँ, और दोनों हाथ ला। उतना तो अब सुतत रहीस, नींद में रहीस एकदम, तब बांधिस प्लास्टिक लाई से, मतलब मुड़ी में ऐसे डाल के, फिर कैसे करीस, काम में बांधी खींचिस रस्सी की दुपट्टा में। दुपट्टा दरअसल अंबिकापुर में सरगुजा के लुंड्रा थाना क्षेत्र में मोहम्मद उम्मद रसूल अपनी पत्नी मेहरुन्निशा के साथ रहता था। दोनों की एक 5 साल की बेटी भी थी। खबरों के मुताबिक पत्नी का किसी और से अवैध संबंध था। ये बात जब पति को पता चली तो शुक्रवार की रात उनके बीच विवाद हो गया। इस बीच पत्नी ने किसी तरह पति को मनाकर उसे खाना खिलाया। खाने में उसे नींद की गोलियां दे दी। इससे पति को तुरंत नींद आ गई। इसके बाद उसने क्या किया ये आप पहले ही जान चुके हैं। पति की हत्या करने के बाद वो बेटी को लेकर रात में दूसरे घर चली गई। इस दौरान उसने बेटी से कहा कि अब्बू सो रहे हैं, तुम्हें भी नींद आ रही होगी। इसके बाद दोनों सो गए। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो पिछले कुछ दिनों से पति को नींद की गोलियां खिला रही थी। पति के सो जाने के बाद प्रेमी से मिलने जाया करती थी। पति की हत्या करते वक्त इस महिला के दिमाग में जो भी चल रहा हो, लेकिन लोग ये भूल क्यों जाते हैं कि गुनाहों की सजा तो मिलती है और इस कातिल महिला को तो इसकी बेटी ने ही सजा दिला दी। शहर शहर में सुहागों का कत्ल हो रहा है। किसी और के चक्कर में पड़कर पति का मर्डर किया जा रहा है और सबकी बेवफाई की कहानी जेलों में जाकर खत्म हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बात यूपी की राजनीति की आती है तो बीएसपी की बात भी होती है, सपा की भी बात होती है और विपक्ष में इन दोनों पार्टियों के अलावा तीसरा कोई और पार्टी नहीं है जो विपक्ष की भूमिका में फिलहाल अभी है। इधर बीच बसपा अपना कैडर मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है। उसी की कड़ी में एक मैसेज आकाश आनंद जो है मायावती के लिए करते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी पुरानी गलतियां जो थीं उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। हम अपने रिश्तेदारों के किसी भी पैरोकार को अब तवज्जो नहीं देंगे और हम पार्टी की मुखिया और गुरु मायावती जी, आप हमारी सब कुछ हैं और आप ही के नक्शे कदम पर पार्टी आगे बढ़ रही है और उस नेतृत्व का हम निर्वहन करेंगे।
पार्टी को आगे बढ़ाने में जो भी हमारी भूमिका होगी, आपके अनुमोदन से ही पार्टी काम करेगी और आगे भी करती रहेगी। इन सारे मैसेज के जरिए ससुराल का भी वो जिक्र करते हैं कि ससुराल में हम किसी के कहने पर हम पार्टी का निर्णय नहीं लेंगे। और बहुत सारे इन मैसेजों के बीच वो मायावती जी से माफ़ी मांगते हैं ट्विटर पर। उसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर मायावती जी का ट्वीट पे रिप्लाई आता है कि हमने तुम्हें माफ़ किया, तुम पार्टी में काम करो, लेकिन हमारी एक शर्त है कि तुम अपने ससुराल के किसी भी व्यक्ति से कोई सलाह नहीं लोगे और तुम्हारे ससुराल से जो सलाह देने वाला व्यक्ति है उसे हम माफ़ नहीं करेंगे और उसकी पार्टी में वापसी हम नहीं करेंगे। अपने आप को मायावती अभी भी बताती हैं कि मैं सक्रिय हूँ और सक्रिय होने के साथ साथ पार्टी का पूरा नेतृत्व मैं करूँगी। और आगे यही नहीं, आगे भी लिखती हैं, वो कहती हैं कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ पार्टी मेरे नेतृत्व से आगे चलेगी और मेरा उत्तराधिकारी अभी कोई नहीं है। वो बात की बात है कि तय होगा कौन होगा उत्तराधिकारी। देखिए इस रिपोर्ट। आकाश आनंद को एक दिन पहले सेंस ये है कि अंबेडकर जयंती के एक दिन पहले क्यों पार्टी की याद सताती है, वो भी जब पूरे पार्टी के पदाधिकारी पद से निलंबित कर दिए गए हों। बात एक दिन पहले किस लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद अगर आप देखें तो मायावती एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रही हैं। उस आयोजन में आकाश आनंद को हो सकता है कि खली अपने आप में ऐसा चीज़ उनको सोचने पे मजबूर कर दिया हो कि वो पार्टी लेवल पे कोई कार्यकर्ता उनसे बात न कर रहा हो या सीनियर अधिकारी उनसे मशवरा न ले रहा हो और अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हों। लेकिन इसमें अभी ताज़ा मामला ये समझ में आया है कि आज अभी कुछ देर पहले आकाश आनंद अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हैं और बहन मायावती से माफ़ी मांगते हैं अपने किए हुए पुराने ऐसे कामों को जिसको लेकर के मायावती नाराज़ है उनसे। नाराज़गी का एक जो सिलसिला है काफ़ी पुराना है, इसलिए पुराना है क्योंकि जब पार्टी लेवल पे चुनाव प्रचार चल रहा था उसमें कई ऐसे मशवरे थे जिन्होंने अपने कुछ रिलेटिव, कुछ अपने सलाहकारों को जो इनके अगल बगल रहते हैं उनसे ये सलाह ले करके पार्टी का निर्णय लिया करते थे। वो पार्टी हित में कुछ ऐसे निर्णय थे जो पार्टी हित को के रूप में अगर देखे जाएँ तो गलत थे। मायावती को कहीं इंटरनल मैसेज गया, मायावती ने बुरा माना और इनको तत्काल प्रभाव से आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त कर दिया। पद मुक्त होने के बाद वो भी कुछ दिन बाद, कहें तो कुछ महीनों बाद, अगर आकाश आनंद को याद आया तो बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती से पहले उनको एक मैसेज करना पड़ा और मायावती से माफ़ी मांगना पड़ा। उस ट्वीट में आकाश आनंद सीधे लिखते हैं कि मैं अपने ससुराल पक्ष के और तमाम अपने ऐसे सहयोगी जो मेरे सलाहकार के रूप में हैं उनसे मैं कभी निर्णय नहीं लूँगा, उनके कहने पे मैं कोई पदाधिकारी नियुक्त नहीं करूँगा या फिर अगर कहें तो उनके मशवरे से पार्टी में कोई निर्णय नहीं लूँगा। आखिर ये खुला मैसेज आकाश आनंद को अपने ट्विटर हैंडल पे करना पड़ा और वो भी मायावती जी से माफ़ी मांगते हुए। आकाश आनंद इतना ही नहीं रुकते हैं, पार्टी निर्णय को लेकर के वो तमाम सफाई भी देते हैं और कहते हैं कि आप ही पार्टी हैं, राजनीतिक हमारे गुरु आप हैं, आपको ही मैं मार्गदर्शक मानता हूं, पार्टी के पद चिन्हों पर जो मैं आपकी वजह से चलता हूं और आगे भी पार्टी हित में जो होगा उसको लेकर के आपके हर निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि होगा। अब देखना ये है कि इस मैसेज से मायावती का दिल पिघलता है। क्या भतीजे के लिए मायावती में कोई स्थान बुआ के दिल में है? अगर है तो किस लेवल पर पार्टी को ऊपर ले जाने के लिए अब मायावती जी अगर निर्णय लेती हैं तो क्या वो निर्णय किस कदर होगा? दोबारा अगर इनकी वापसी होती है आकाश आनंद की तो क्या अब एक लाइन खींची जाएगी कि आपको सिर्फ एक लाइन की तरह ही काम करना है, खींची हुई लाइन के आधार पे ही काम करना है और पार्टी को आगे ले जाना है? देखना ये भी होगा कि आकाश आनंद के सलाहकार बोर्ड में कौन होते हैं या फिर सीधे उनकी बुआ होती हैं, उनको जो मैसेज देती हैं उस मैसेज से वो काम करेंगे या फिर एक कोई न कोई ऐसा एक व्यक्ति चाहिए मायावती को जो उनकी पार्टी को
अब तक के हिसाब से बचा के रखे और आगे भी लीड करे, जिसमें मायावती का नाम हो। जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर का नाम मायावती ने बचाया और दलितों के लिए मसीहा बन के खड़ी हुई। पार्टी लेवल पर अभी तक मायावती के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जो मायावती को ये लग रहा होगा कि हम किसी को उत्तराधिकारी के रूप में सौंपे। कुछ दिन पहले इन्होंने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। उस उत्तराधिकारी को नियुक्त करने के बाद उत्तराधिकारी अपना दायित्व के भी निर्वहन कर रहा था। पूर्ण रूप से दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने हरियाणा का चुनाव भी देखा। यूपी के चुनाव में भी कुछ उनकी अहम भूमिका रही है। कहा जाए तो एक वोट बैंक का जो कॉर्डर था, उस कॉर्डर को आकाश आनंद ने फिर से मजबूत करने के लिए खड़ा किया। अगर देखा जाए तो पुराने बनाए हुए निर्णय को आकाश आनंद ये चाहते थे कि बहुत ऐसे पार्टी के निर्णय हैं जो पुराने तरीके से बनाए गए हैं, उसको नए रूप में, नए सांचे में ढाला जाए और पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। बहुत ऐसी सारी चीज़ें थीं जो आकाश आनंद अपने लेवल पे मजबूत करना चाहते थे, पार्टी के लिए मौजूद करना चाहते थे। लेकिन पार्टी के कुछ सिपा सलाहकार ऐसे थे जो मायावती जी के कान में क्या भरा, क्या कहा, कैसे उनको आकाश आनंद के खिलाफ भरा कि आकाश आनंद को आखिरकार पार्टी से निष्कासित होना पड़ा। लेकिन जिस चुनाव के दौर में एक तरीके से देखा जाए तो बसपा का जो एक बूम आकाश आनंद के रूप में निखर कर आ रहा था, और उस बूम को देखा जाए तो लोग यही कहते थे कि पार्टी संभालने वाला बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और लगता है कि ये कुछ पार्टियों को ख़त्म भी कर देगा, क्योंकि युवा है, जोश भी है, युवा भी इनके साथ जुड़ रहे थे। बहुत सारी निगेटिविटी पुराने कार्यकर्ता देखे तो उनको लगा कि ऐसा ना हो कि आकाश आनंद पार्टी को कब्जा कर लें, और जैसे भी पुराने नेताओं का एक होता है समय पीरियड की हमें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तो कहीं आकाश आनंद हमें रिटायर करके युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी अपने लेवल पे ना खड़ा कर लें। तो वो डर भी सता रहा था पुराने कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने हो सकता है मायावती के कान में कुछ भरा हो आकाश आनंद के खिलाफ, और बहन जी ने इतना बड़ा निर्णय लिया अपने भतीजे के खिलाफ कि उसको पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। वो मामला खुल करके भी सामने आया। मजबूरी हो चाहे कुछ भी हो, आकाश आनंद को अगर प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की चीज़ें लिखने पड़ रहे हैं तो ये आप मान के चलिए कि आकाश आनंद अगर प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हैं और वो भी अपनी गलती मान रहे हैं, तो इसको भी कहीं न कहीं से मैसेज ये किया गया होगा, मैसेज डाला गया होगा कि आकाश आनंद माफ़ी मांगें। फिर बहन जी को वो मैसेज दिखाया जाए, बहन जी को बताया जाए कि आकाश आनंद अपने काम पे शर्मिंदा हैं, अपने किए हुए कामों पे शर्मिंदा हैं, लेकिन वो निर्णय फिर मायावती को ही लेना है। देखना ये है कि पार्टी वजूद के लिए मायावती किसके दम पे आगे की पार्टी संभालेंगी, और वो पार्टी कौन होगा खेवनवार जो मायावती जी की जगह पार्टी को संभालेगा, या फिर पार्टी की नैया पार लगाएगा। फिलहाल इन सारी राजनीतिक अपडेटों के साथ मैं समय समय पर उपस्थित होता रहूँगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। बात होती है मौसम की। लखनऊ का मौसम सुहाना है, आंधी आई है, हल्की बारिश भी हुई है, तापमान में गिरावट है, गर्मी से लोगों को आराम मिला। लेकिन अगल बगल ज़िलों की अगर हम बात करें तो वहाँ भी बारिश हुई है और किसानों के चेहरे कहीं खिले हैं लेकिन कहीं मायूस भी हुए हैं। देखिए हमारे सहयोगी रवि की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं लखनऊ से रवि कुमार। मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है और आज रविवार का दिन है। रविवार के दिन शाम होते ही आप देख सकते हैं कि पीछे आंधी, धूल भरी आंधी के साथ में पूरी तौर पे मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बूंदाबांदी के साथ तेज हवाओं के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि बीते कई दिनों से लगातार भीषण गर्मी का एहसास, यानी प्रचंड गर्मी लोगों की परेशानी को बढ़ा रही थी, वहीं 2 से 3 दिनों से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिला है और जिस तरीके से बूंदाबांदी और बारिश का एहसास रहा है, तापमान में कमी हुई है और जिसकी वजह से लोगों को सर्दी का एहसास बना हुआ था। वहीं अगर बात करें तो शनिवार को जहां गर्मी का एहसास बना हुआ था और रविवार के दिन के वक्त भी गर्मी का एहसास था, वहीं शाम होते होते मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिला है। धूल भरी आंधी के साथ तेज हवाओं ने मौसम में पूरी तौर पे बदलाव दिखा दिया है और जिस तरीके से भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी से लोग परेशान थे,
वो लोगों को राहत देने का काम किया है। इस धूल भरी आंधी के साथ में जो लोगों को तेज हवाओं ने राहत दी है, उसकी वजह से लोगों को इस प्रचंड गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग के जानकारों ने साफ किया है कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं, तराई इलाके हैं, वहां पर बूंदाबांदी के आसार बने हैं। वहीं मौसम विभाग की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं या कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर आपको बता दें कि मौसम साफ रहने की उम्मीद है, वहीं तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर तापमान में कमी रहेगी। तेज हवाओं के साथ, बूंदाबांदी के साथ लोगों को इस प्रचंड गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आने वाले समय में एक बार फिर से भीषण गर्मी का एहसास बना रहेगा। फिलहाल अगर रविवार की बात करें तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि धूल भरी आंधी के साथ तापमान में कमी हो रही है और जिसके साथ में प्रचंड गर्मी से लोगों को काफ़ी राहत देने का काम किया है। फिलहाल 2 से 3 दिनों में मौसम में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई, वहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश भी हो सकती है। फिलहाल 2 से 3 दिनों में उत्तर प्रदेश कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मौसम में बदलाव है वो देखने को मिलेगा। तापमान में कुछ कमी रहेगी, हालांकि दिन के वक्त में तापमान में बढ़ोतरी देखने की वजह से लोगों को गर्मी का एहसास बना रहेगा। हालांकि उसके बाद जो मौसम में परिवर्तन के साथ में जो तापमान में बढ़ोतरी रहेगी और गर्मी का एक बार फिर से लोगों को एहसास है वो होता रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अब देखते रहिए इंडिया न्यूज़। डिप्टी जेलर उमेश कुमार की अभी भी जो मुश्किलें थम नहीं रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। मुश्किलों की एक कड़ी में जांच रिपोर्ट से कुछ हल्की सी लीक खबरें जो निकल के आ रही हैं मीडिया जगत में, वो बनी हुई ये है कि उमेश कुमार अभी भी जांच के दायरे में फंसते जा रहे हैं। गुजरात की जांच के दायरों में उमेश कुमार के ऊपर अब क्या एक्शन होगा या फिर कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो उमेश कुमार की नींद हराम किए हुए है, देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक की रिपोर्ट। वाराणसी जेल के जेल सुपरिटेंडेंट उमेश सिंह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। धीरे धीरे उमेश सिंह पर शिकंजा कसता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। हम बात कर रहे हैं वाराणसी जेल के सुपरिटेंडेंट उमेश सिंह की। जेल के खेल को लेकर तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन जेल एक अलग ही दुनिया है दोस्तों। जेल के अंदर जाने के बाद जेल की रोटी, जेल का खाने के अलावा और भी बहुत कुछ होता है, और इन सब चीज़ों की पूरी तरह कमांड जेल सुपरिटेंडेंट, डिप्टी जेलर और जेलर के हाथ में होती है। एक तरह से कहा जाए तो जेल के अंदर का राजा जेलर खुद को समझता है। कैदियों की कब ड्यूटी लगेगी, किस वक्त ड्यूटी लगेगी, ड्यूटी लगेगी भी कि नहीं लगेगी, ये भी जेल के अंदर के प्रशासन के हाथ में होता है। बीते दिनों फर्जी दस्तावेज के जरिए एक व्यक्ति को, जिसके ऊपर 420 के तमाम मुकदमे थे, उसे वाराणसी जेल से रिहा कर दिया गया। उससे जुड़े हुए दस्तावेज इंडिया न्यूज़ के हाथ लगे। इंडिया न्यूज़ ने उस शख्स से बात की, उसने बताया और पूरी पोल खोल कर रख दी। ये जानकारी उत्तर प्रदेश शासन को पहुंची और फिर पहले ही जहां उमेश सिंह की कारस्तानियों को लेकर उमेश सिंह पर शिकंजा कसता जा रहा था, साथ ही साथ एक डिप्टी जेलर की तरफ से की गई शिकायत को लेकर पहले ही उमेश सिंह पर विभागीय जांच चल रही थी, वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिसमें उमेश सिंह के एक व्यक्ति जो कि सज़ा काट रहा था, उसे पहले ही फर्जी दस्तावेजों के दम पर रिहा करने के मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई की गई और उसे निलंबित कर दिया गया। क्योंकि उमेश सिंह के रिटायरमेंट को सिर्फ 2 महीने बचे थे, इसीलिए आगे विभागीय कार्रवाई को लेकर शासन ने रिपोर्ट भेजी। लेकिन अब उमेश सिंह पर यह शिकंजा कसता जा रहा है। जहां रिहा हुए संतोष ने बताया इंडिया न्यूज़ पर कि कैसे उसे पैसे देकर इस डील में शामिल किया गया था। बंद कमरे में पैसे के लेन देन की बात उसने खुद कबूली है इंडिया न्यूज़ पर, और फिर ये जानकारियां इंडिया न्यूज़ की जानकारी साझा करने के बाद और खबर दिखाए जाने के बाद शासन ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और उमेश सिंह के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई। जानकारी मिल रही है कि जल्द ही उमेश सिंह पर शिकंजा और भी कसता जा रहा है। खुद को भविष्यवक्ता बताने वाला और ये कहने वाला कि वो एक दिन जेल मंत्री बनेगा, कहीं खुद ही जेल तक ना पहुंच जाए। जानकारी ये भी मिल रही है कि धीरे धीरे उमेश सिंह पर शिकंजा चारों तरफ से कस रहा है।
जानकारी यह भी मिल रही है कि सूत्रों के मुताबिक उमेश सिंह की विजिलेंस जांच हो सकती है, जिसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला, साथ ही साथ कैदी को बिना सज़ा पूरी हुए छोड़ने के मामले में शासन एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी सेट कर रहा है, जिसमें उमेश सिंह के इस क्रियाकलाप को लेकर एक जांच होगी, जिसमें कड़ी कार्रवाई हो सकती है और सज़ा भी सुनाई जा सकती है। हालांकि फिलहाल उमेश सिंह को निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया गया और उन्हें लखनऊ मुख्यालय संबद्ध कर दिया गया। निलंबन के दौरान कोई पोस्टिंग नहीं होगी और सिर्फ 2 महीने रिटायरमेंट को बचे हैं। पर तो पहले ही कतर दिए गए हैं, लेकिन क्या अब शासन कोई बड़ी कार्रवाई जिसे नज़ीर के रूप में पूरे जेल प्रशासन को दिखाने के लिए किया जाए, उमेश सिंह के खिलाफ कर सकता है? ऐसी भी जानकारियां मिल रही हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि उमेश सिंह इससे पहले जिन जिन जेलों में थे वहां के भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि क्या कोई और भी कैदी हैं जिन्हें इस तरह से छोड़ा गया है बिना उनकी सज़ा पूरी हुए। और इस पूरे मामले को लेकर जेल के खेल की पोल यानी उमेश सिंह की पोल खुलती नजर आ सकती है, जिसके बाद कुछ बड़ी कार्रवाइयों के दौर और साथ ही साथ विजिलेंस और एंटी करप्शन की जो जांचें हैं वो उमेश सिंह के खिलाफ शुरू हो सकती हैं। देखना होगा कि उमेश सिंह पर लगातार कसता जा रहा शिकंजा आखिर किन किन मामलों में खुलता नजर आएगा। नमस्कार। आज के बुलेटिन में इतना ही। फिर हम कुछ घंटों में हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। अभी फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।